हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान तो पर। आज फिर से जीके जीएस का बेहतरीन सेट आप लोग के लिए लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। 25 क्वेश्चन इसमें जीएस साइंस के हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो आपको जीके का है। और यही पैटर्न बीएसएससी 10+2 का है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है एकदम रिदम में हो, एकदम डिट्टो कॉपी की तरह हो, ताकि आप वहां भी 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और यहाँ भी आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये प्रैक्टिस अगर आपकी बन जाएगी ना, तो आपको थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि आप कहाँ पर क्या बोलते हैं एग्जाम दे रहे हो। लग रहा होगा कि लगेगा कि इस प्रकार से कि आप अपने जो सामान्य रूप से जो प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करते हो उसी प्रकार से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा कि फलों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। फलों का अध्ययन किया जाता है। तो आपसे सिंपल सा पूछा रहा कि भाई विज्ञान की वो शाखा का नाम बताओ, विज्ञान की वो शाखा का नाम बताओ जिसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। सिंपल से ये पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन हमने कितनी बार रिपीट किया भी है आपको ऐसे ही वर्बली आपको समझाने के लिए, ताकि हम लोग ये भी देखे थे कि साइंस के चैप्टर में खासकर जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ तो काफी इंपॉर्टेंट होता भी है। देखिए, बोल रहा है फलों का अध्ययन जो है वो किस ब्रांच ऑफ साइंस से करते हैं, तो हम लोग करते हैं उसको पोमोलॉजी में। पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। तो कभी नहीं भूलिएगा, पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। चलिए, उसी में से क्या बोलते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो फाइकोलॉजी। इसका हिंदी कंसिडर मत कीजिएगा, हिंदी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं है। तो फाइकोलॉजी दिख रहा होगा ना। फाइकोलॉजी क्या होता है भाई साहब? तो फाइकोलॉजी होता है कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शैवाल का अध्ययन करते हैं, एल्गी का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा शैवाल का अध्ययन होता है। क्या होता है इसमें? शैवाल का अध्ययन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर आप देख रहे होंगे, है ना। हॉर्टिकल्चर देख रहे, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं ये जो बगीचा बाग वगैरह होता है वो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्शन में आता है। और शैवाल का जो अध्ययन होता है वो हमारा फाइकोलॉजी में आता है। और पोमोलॉजी हमारा आंसर ही है। फलों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। चलिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? यानी प्रकाश जब रिफ्रैक्ट हो जाए, उसमें उसमें उसका रास्ता सीधा चेंज हो जाए तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा शीशा है। क्या है ये ग्लास है ना। ये शीशा है, ये शीशा है। अब क्या है कि प्रकाश इस प्रकार से आ रही है और ये जो है जब यहां से एयर से, यहां पर क्या है, हवा है। अब हवा से जब शीशा में जब क्या बोलते हैं प्रकाश इंटर करेगी तो प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा। उसी को यहाँ पर ध्रुवण बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ध्रुवण बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा कि ये जो प्रकाश है ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, है ना। तो यहाँ पर होना क्या होता है, ये होता है, ये तो हमारा प्रकाश का ये जो हवा से जब शीशा में जब इंटर करेगा तो इसका रास्ता जो है जिस पाथ में जा रहा है वो अपना रास्ता थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसका डेविएट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुप्रस्थ तरंगे मतलब ट्रांसवर्स वेव बन जाएगी, है ना। या फिर वो उपरस्थ तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव बन जाएगी। या फिर तरंग लंबाई कम होती है। यानी कहने का मतलब ये है प्रकाश भी क्या है भाई साहब, अपने आप में एक क्या बोलते हैं टाइप ऑफ वेव है ना, टाइप ऑफ वेव है। तो बोल रहा है कि जब इसका ये परावर्तन जब होगा, प्रकाश का जब परावर्तन होगा, है ना, तो उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो प्रकाश जो है वो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे बन जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे बन जाएगा। और अनुप्रस्थ तरंगे में क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे में जो चीजें हैं इस प्रकार से वाइब्रेट करती है, ऊपर नीचे क्या बोलते हैं वो वाइब्रेट करती है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसमें क्या बोलते हैं इस प्रकार से चीजें वाइब्रेट करती है आगे पीछे। और ट्रांसवर्स वेव में, अनुप्रस्थ तरंगे में ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है। जब क्या बोलते हैं प्रकाश में ध्रुवण होगा ना, तो ये क्या बोलते हैं इस प्रकार से आपको वाइब्रेशन पार्टिकल्स का देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट हमारा यहाँ पर निकल जाएगा कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है, ये हमारा दूरी का मात्रक है। इसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है।
है ना, ये दूरी का मात्रक है। दूरी नापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष नामक इकाई का यूज करते हैं, और वो भी कैसी दूरी, तो अंतरिक्ष से अंतरिक्ष के बीच की दूरी, ग्रहों से ग्रहों के बीच की दूरी को हम लोग नापने के लिए प्रकाश वर्ष नामक मात्रक का यूज करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, जितनी दूरी है उस दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये समझ में आ गया। एक प्रकाश, कितना एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई प्रकाश वर्ष क्या है, किसका है, दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक है, हमारा क्या बोलते हैं ये प्रकाश एनर्जी का मात्रक है। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर क्या होगा, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। और आपसे बोल रहा है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा यहां पर सही हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। और इसी में क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ मीटर में बताओ, किलोमीटर में मत बताओ, मीटर में बताओ, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हमारा हो जाएगा। तो दोनों समझना है, रटना नहीं है केवल। ऑब्वियसली है भाई साहब कि किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पावर में पहले से ही है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 पावर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा ना। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा शून्य के कारण तो यहां पर 15 हो जाएगा, है ना। चीजों को समझिए। हाँ चलिए, ये मीटर में हो गया, ये किलोमीटर में है, तो ये दोनों में से आपको कोई भी एक याद कर लो, आपका आंसर ऑप्शन कैसा भी हो, आप क्या बोलते हैं अच्छे तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले जो हाइपो सॉल्यूशन होता है, जो हाइपोविलियन होता है, उसका नाम बताइए। अब इतना ना हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोविलियन को हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका नाम बताने में कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग को याद हो चुका है। फोटोग्राफी में जो हाइपो सॉल्यूशन यूज होता है उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। क्या नाम है जी, सोडियम थायोसल्फेट जो है वो हमारा इस हाइपो सॉल्यूशन का नाम है। और लगातार मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम्स हम लोग इसको इतना बार रिवाइज कर चुके हैं कि आपको क्या है ना, आपको इसको माइंड में रखना ही नहीं है कि क्या बोलते हैं थायोसल्फेट क्या है क्या है। ठीक है, याद हो चुका है। जिस प्रकार पड़ोसी के बच्चा का नाम हम लोग को याद रहता है, उसी प्रकार से थायोसल्फेट जो है अब आप लोग को याद हो चुका होगा। सोडियम थायोसल्फेट जो है फोटोग्राफी में हाइपो सॉल्यूशन के रूप में यूज होता है। चलिए ऑप्शन डी, बाकी ऑप्शन दिख रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा होगा, CaCO3 दिख रहा होगा, पोटेशियम क्लोराइड, चलिए इसका कोई काम नहीं है, सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, ये नमक है हमारा। सोडियम क्लोराइड क्या है, ये हमारा कॉमन साल्ट नमक है, जिसको टेबल साल्ट भी हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका क्या है ना कि आप इसका इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखो, हिंदी क्वेश्चन इसका मिस प्रिंट है। ठीक है, इंग्लिश क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिलेटेड टू, बोल रहा है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, जो गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है कि दो वस्तु एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, एक दूसरे पर फोर्स लगाती है। ठीक है, दो वस्तु M1 M2 जो है ये एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, एक दूसरे पर बल लगाती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो चूंकि क्या बोलते हैं, हम एक वस्तु हैं और पृथ्वी क्या है, हमसे कितना बहुत ही बड़ा है। द्रव्यमान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पृथ्वी कितना लाखों गुना हमसे बड़ा है। इसीलिए पृथ्वी जो हम लोग पर आकर्षण बल लगाती है, ठीक है, वो हम लोग क्या बोलते हैं उतना हम लोग नहीं लगा पाते हैं। इसलिए हमारा आकर्षण बल जो हम लोग पृथ्वी पर लगाते हैं वो शून्य के बराबर हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। और पृथ्वी जो हम लोग पर आकर्षण बल लगाती है, उसी कारण से तो आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, अगर अभी आकर्षण बल अगर नहीं लगा रही होती पृथ्वी तो हम अभी हवा में उड़ रहे होते। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो हम लोग अपने पांव पर खड़े हैं। समझ में आया ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये किस डिपार्टमेंट का है, ये सिंपल है, फिजिक्स डिपार्टमेंट का है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये किस डिपार्टमेंट का, साइंस का, विज्ञान के किस डिपार्टमेंट का है, तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे बोल रहा है डॉपलर प्रभाव जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग किस क्षेत्र में डॉपलर प्रभाव को देखने के लिए आप लोग को मिलता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में आपको ये देखने के लिए मिलता है क्या,
क्या ध्वनि तथा प्रकाश के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है क्या? क्या एटमॉस्फेयर में या फिर नेचुरल डिजास्टर में? ये ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग है। चलिए कोई बात नहीं है। डॉपलर प्रभाव जो है वो क्या होता है, वो ये होता है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और एक वस्तु है जिससे साउंड निकल रहा है, एक वस्तु है जिससे क्या है, साउंड निकल रहा है, और ये अपनी गति से, ठीक है, आगे जा रही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या बोलते हैं, साउंड का प्रभाव क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं कि समय दूरी के साथ क्या है कि आपका साउंड का इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डॉपलर प्रभाव है ना, ये आप लोग को ध्वनि में भी मिलता है और प्रकाश में भी मिलता है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेंडल का नियम जो है ये संबंधित है। मेंडल का नियम, देखो मेंडल का नियम मैंने आपको बताया था कि जो जे मेंडल करके नाम है इनका, एक वर्ड और आ रहा है सर मेरे ख्याल से, जे मेंडल करके एक नाम है, जोहानन ग्रेगर, हाँ जोहानन ग्रेगर मेंडल के नाम से, इस प्रकार इनका पूरा नाम है, जोहानन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे। अब मैंने आपको रटवा दिया था कि भाई जब भी जोहानन ग्रेगर मेंडल आए, जब भी जोहानन ग्रेगर मेंडल आए, आपको बस एक ही चीज याद रखना है, क्या? आनुवांशिकता, 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 आनुवांशिकता। क्यों? आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है एक जोहानन ग्रेगर मेंडल ने ही दिया था। ठीक है, मेंडल साहब ने ही दिया था। और कैसे दिया था वो हम लोग क्या बोलते हैं, मटर का इन्होंने पौधा लिया और एक सफेद फूल वाली मटर लिया, एक बैगनी फूल वाली मटर लिया, दोनों को क्रॉस करवाया और एक ही पौधे में क्या बोलते हैं, उन्हें देखा कि व्हाइट फूल भी हो रहा है, बैगनी फूल भी हो रहा है, और एक ऐसा फूल भी हो रहा है जो क्या है, वो बैगनी भी है और व्हाइट भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने मानव पर भी वही थ्योरी अप्लाई किया कि अगर क्या बोलते हैं, हमारे गार्जियन का ब्लड ग्रुप अगर ए है, बी है, ठीक है, तो कहने का मतलब है दोनों का क्या बोलते हैं, जो आनुवंशिकता जो गुण है वो हमारे बच्चे में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग का जो भी क्या बोलते हैं गुण जो भी गुण है, नाक मोटा है, नाक चौड़ा है, बाल ऐसा है, ठीक है, सिल्की है, या जो भी है, वो हमारे गार्जियन के द्वारा ही दिए गए गुणों का प्रभाव है, सेम डीएनए कॉपी है। तो ये किसने दिया था? जोहानन ग्रेगर मेंडल ने दिया था। तो आपसे सिंपल पूछ रहा है कि मेंडल का नियम जो है वो क्या है, तो ये आनुवांशिकता से संबंधित है, हेरेडिटी से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा यहां पर सी हो जाएगा। यानी हम लोग क्या है, अपने गार्जियन से जो गुण है उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग मतलब ट्रांसफर लेते हैं अपने में, है ना, जो सभी के सभी गुण यहां पर हमारे में ट्रांसफर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जब भी जिंक की परत चढ़ाने का बात हो, चाहे लोहे पर या फिर स्टील पर, यहां पर पता नहीं स्टील पर क्यों चढ़ा रहा है, क्योंकि स्टील तो अपने आप में भाई सही चीज है, उसमें क्या ही दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लोहा कर लो, क्योंकि स्टील तो अपने आप में क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो उसमें तो जंग तो लगेगा नहीं स्टील पर, तो उसमें तुम जिंक का लेयर क्यों ही चढ़ाओगे। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जब भी जिंक का लेयर चढ़ाने की बात हो, आपके माइंड में क्या आंसर होगा कि जिंक का लेयर चढ़ रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा कि भैया जिंक की परत चढ़ाने पर ठीक है, जो क्या बोलते हैं प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और सामान्यतः ध्यान दीजिएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। और भी कई विधियां हैं, क्या क्या विधियां हैं तो चलो सुन लेते हैं, दिक्कत क्या है। ठीक है, पेंटिंग कर देते हैं, है ना, उसका फिर ऑयलिंग कर देते हैं, उसको कभी कभी ग्रीजिंग कर देते हैं, कभी देखे होंगे ट्रक का जो हमारा बीच का जो रहता है, चक्का का जो बीच में रहता है, जहां पर चक्का फिट होता है, जहां पर टायर फिट होता है, ठीक है ना, उसके अंदर ग्रीजिंग करना पड़ता है ताकि वो अच्छे तरीके से मूव करे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें ग्रीजिंग करना पड़ता है ताकि वो अच्छे तरीके से मूव करे, फ्रिक्शन का घर्षण कम हो। ठीक है, उसके लिए हम लोग ग्रीजिंग करते हैं। तो ये सब तरीका है जंग नहीं लगे, तो गैल्वेनाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही तैयार करके रख दिया है कि भैया विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, आपको याद है। विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या है, आपको याद है। विटामिन बी 12 का केमिकल नेम क्या है, आपको याद है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब मैंने आपको रटवा दिया है। आपको कितना बार आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। अब ये जो पूछो विटामिन सी का पूछ रहा है, केमिकल नेम पूछ रहा है, तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? वो है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। तो कहां पर दिख रहा है एस्कॉर्बिक एसिड? तो विटामिन सी तो क्वेश्चन में दिख तो रहा है, ठीक है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड कहां दिख रहा है? एस्कॉर्बिक एसिड दिख रहा है हमारा ऑप्शन सी में। कहां दिख रहा है जी? ठीक है, तो ऑप्शन सी में हम लोग को दिख रहा है एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम है। अरे भाई दो ऑप्शन में दिख रहा है एस्कॉर्बिक एसिड। चलो कोई बात नहीं है, एक ऑप्शन को हम अपने मन से काट देते हैं, ठीक है, चलो हटाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे ये हमारा एस्कॉर्बिक एसिड तो हो गया विटामिन सी का केमिकल नेम। विटामिन ए का केमिकल नेम अगर पूछे तो विटामिन ए का केमिकल नेम जो है वो हम लोग को पता है, वो क्या है जी? वो हमारा रेटिनॉल है, रेटिनॉल। विटामिन बी 1 का, तो बी 1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन है। अब बी 12 का तो हम लोग कल क्वेश्चन के रूप में ही किए थे ना। बी 12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबलेमिन। साइनो हो गया और कोबलेमिन हो गया, बस इतना ही करना है। तो इसका नाम से डरना नहीं है, इससे बड़े बड़े नाम हम लोग को याद करना पड़ेगा कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था। यानी सिंपल सा पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है पता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसमें कार्बन रहेगा ही रहेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना उसमें कार्बन रहेगा ही रहेगा। बिना कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भैया पहला कार्बनिक कंपाउंड जो है वो कौन मतलब संश्लेषित किया है, कौन किसको बनाया गया है। यानी कहने का है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिला है, इसको हम लोग संश्लेषित किए हैं, इसको हम लोग सिंथेसिस किए हैं, है ना। ये कौन सा है? ये हमारा यूरिया है, मैथिलीन है, एसीटोन है या फिर मीथेन है। तो ये हमारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसको हम लोग पहला कार्बनिक कंपाउंड जिसको हम लोग संश्लेषित किए हैं। कहां पर? तो प्रयोगशाला में। वो कौन सा है? वो है यूरिया। कौन सा है? यूरिया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग खुद से इजाद किए हैं, खुद से बनाए हैं, कहां पर? प्रयोगशाला में। वो कौन सा है? वो है यूरिया। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बताइए। ये ऐसा इतना मतलब एग्जाम के पॉइंट से उतना तो क्या बोलते हैं आप नहीं ले सकते हो, लेकिन कहा जाए तो चलो देख लेते हैं दिक्कत क्या है। तो सोडियम की खोज किसने किया था? तो सोडियम की खोज जो है वो हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सोडियम की खोज करने वाले व्यक्ति थे। बस इसको देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? जिन तत्वों की परमाणु संख्या, देखो अब इसका आंसर क्या है ना, इसका इस कॉन्सेप्ट को हमने कितना मल्टीपल टाइम्स आपको समझा के रखा हुआ है कि भाई जब भी क्या बोलते हैं ऐसा है कि दो परमाणु है और दोनों का क्या है? परमाणु संख्या क्या है? वो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि भाई देखो परमाणु संख्या को हम लोग यहां पर नीचे में हम लोग यहां पर दिखाते हैं। परमाणु संख्या को हम लोग किसी एटम के सिंबल में, ठीक है, नीचे में दिखाते हैं, और द्रव्यमान संख्या को किसी परमाणु के सिंबल के ऊपर दिखाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा तत्व है, ऐसे 2-3-4 तत्व हैं जिसके परमाणु संख्या क्या है? समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। तो परमाणु संख्या है कहां पर? बेस में होता है। द्रव्यमान संख्या कहां पर होता है? टॉप में होता है। तो बेस सेम है लेकिन टॉप क्या है जी? डिफरेंट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो यानी बेस सेम, टॉप डिफरेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोप बोलेंगे। देखो कहां पर है? ऑप्शन सी। तो ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा, रटवाएगा कि रट लो, है ना, रट लो। चलिए, गुड मॉर्निंग गुलशन शेख। गुड मॉर्निंग। चलो अच्छी बात है, तुम आ गए टाइम पर, ठीक है। सवा प्रवीण जी, वाह, मानना पड़ेगा, आप क्या बोलते हैं रोजा रखे हुए हो, लेकिन फिर भी चलिए आज टाइम पर आप आ गए, ठीक है। कल लगता है हम कुछ कार्य थे इसलिए आप आज टाइम पर आ गए हैं लगता है। नहीं चलिए अच्छी बात है। आप लोग को रोजा रखना पड़ता है, काफ़ी बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चलिए अच्छी बात है।
आप लोग का नेक्स्ट क्या हमारे पास, तो इसी में मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप होता क्या है। आइसोटोप देखो, जब ये हमारा परमाणु का ये सिंबल है, और इस परमाणु के ये जो परमाणु है इसका जो सिंबल है एक्स, इसके नीचे में हम लोग परमाणु संख्या दिखाते हैं और ऊपर में द्रव्यमान संख्या दिखाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब अगर ऐसा बहुत सारा परमाणु हो जिसमें परमाणु संख्या सेम हो यानी बेस सेम हो और द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो यानी टॉप डिफरेंट हो, उसको बोलेंगे आइसोटोप बोलेंगे। ये मैंने आपको रटवा दिया था, समझा दिया था, और तब भी अब भी कोई दिक्कत है तो भाई प्रॉब्लम वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि जेरोप्थेलेमिया, देखो जेरोप्थेलेमिया का दूसरा नाम क्या है, तो अगर ऐसा पूछ दिया ना तो फिर भाई समझ जाओ तुम लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। देखो क्या बोल रहा है, जेरोप्थेलेमिया या फिर कौन सा बीमारी है, केराटोमलेशिया, केराटोमलेशिया है ना, जेरोप्थेलेमिया या फिर केराटोमलेशिया, ये जो बीमारी है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो हम लोग को केराटोमलेशिया तो नाम हम लोग पहली बार सुने और हम भी पहली बार सुने हैं, ठीक है, लेकिन उससे क्या मतलब है, क्यों, क्योंकि हम लोग जेरोप्थेलेमिया तो जानते हैं कि जेरोप्थेलेमिया जो है वो क्या है, तो जेरोप्थेलेमिया जो है वो एक बीमारी है और ये बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है, ये हम लोग को पता है। तो भाई जेरोप्थेलेमिया बोल लो या फिर हमारा क्या बोलते हैं केराटोमलेशिया बोल लो, तो हम लोग केराटोमलेशिया को अगर नहीं भी जानते हैं ना तो जेरोप्थेलेमिया को तो जानते हैं, इसी का दूसरा नाम है केराटोमलेशिया, ठीक है। तो आज हम भी सीख गए, तुम भी सीख गए, यही तो है मजा सीखने का, ठीक है। तो ये विटामिन ए की कमी से ये बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से और कौन सी बीमारी होती है, तो रेटिनॉल, एक मिनट, रतौंधी का इंग्लिश भूल गए हम, रतौंधी होता है, रतौंधी, चलो इंग्लिश से क्या मतलब है, हिंदी से मतलब है ना, तो रतौंधी बीमारी होता है, ठीक है। रतौंधी का देखो क्या होता है इंग्लिश ही, कोई मतलब नहीं है, चलो हटाओ हम भूल गए, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से दो बीमारी होता है, एक होता है जेरोप्थेलेमिया और दूसरा कौन सा बीमारी होता है, दूसरा होता है रतौंधी, ठीक है। दो बीमारी होता है, केवल रतौंधी याद नहीं करना है, जेरोप्थेलेमिया भी याद करना है, क्योंकि बहुत लोग इसको याद नहीं करते हैं, इसको भाव देते ही नहीं है, लेकिन ये जब किसी दिन आ गया ना तो अपना भाव दिखा देगा, इसीलिए दोनों याद रखना है, जेरोप्थेलेमिया और रतौंधी दोनों विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अब चूंकि विटामिन ए आ गया है तो हम लोग दो तीन फल का नाम जान लेते हैं कि विटामिन ए किसमें पाया जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में आम में पाया जाता है, इसलिए आम और गाजर जो है ना भरपूर मात्रा में खाना, ठीक है, ये दो बीमारी कभी नहीं होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा अभी 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 हमने विटामिन सी किया था, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड था, तो उसकी कमी से कौन बीमारी होती है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। अब विटामिन सी कहां मिलता है, हर खट्टे फलों में विटामिन सी मिलता है, और सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, आंवला में मिलता है। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी कहां मिलेगा, ऑप्शन देगा आंवला, नींबू, ऑरेंज, ठीक है, पालक साग। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है, आंवला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आंवला आजकल कोई खाता ही नहीं है, आंवला बहुत अच्छा चीज है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है। मुस्तफी आलम अगर आया है ना इसका आंसर दे देगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जब 4-5 दिन पहले जब ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना तो उस टाइम क्या था, उस टाइम एक पॉइंट आया था क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट, तो वहां पर लाइकोपिन ऑप्शन में नहीं था, क्रोमोप्लास्ट ऑप्शन में था। तो क्रोमोप्लास्ट जो है ना, क्रोमोप्लास्ट का 3 टाइप है, क्रोमोप्लास्ट का 3 टाइप है, उसमें एक टाइप क्या है, लाइकोपिन, क्या है जी, लाइकोपिन एक टाइप है ना। तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये पौधे की पत्तियों को, पौधे के फल को, पौधे के फूल को, ठीक है, कहा जाए तो ये हरे कलर को छोड़कर बाकी जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट नामक पिगमेंट के कारण होता है। और ये क्रोमोप्लास्ट जो है, ठीक है, ये 3 टाइप में पाया जाता है, उसी में एक टाइप है लाइकोपिन। लाइकोपिन जो है ये टमाटर में पाया जाता है और टमाटर को लाल कलर प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल देख रहे होंगे तो क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये पत्तियों में पाया जाता है, और जिसके कारण से पत्तियां जो है वो हरे कलर की आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। चलिए गुलशन से क्या बोल रहे, जी सर बाकी लोग तो आंसर ही नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, हमें जहां से क्या मतलब, जब तुम यहां मौजूद हो, ठीक है, वक्त बताएगा, ठीक है, कि किसकी क्या हालत है।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लाइकोपीन जो है ये हमारा टमाटर के फलों का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन नामक पिगमेंट के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये किस परिवार के तत्व हैं? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। आपने देखा होगा हम लोग दो चीज मेनली पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? एक होता है हेलोजन ग्रुप, एक क्या होता है? एक होता है हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप होता है, और एक होता है हमारा क्या होता है जी? एक होता है नोबल गैस ग्रुप। नोबल, नोबल है ना, नोबल गैस ग्रुप होता है। तो हम लोग नोबल गैस में पढ़े थे कि रेडोन हो गया, क्या है जी? रेडोन हो गया, और क्या होता है जी? हमारा क्रिप्टन हो गया, क्रिप्टन हो गया, क्रिप्टन, रेडोन, जेनोन हो गया, जेनोन। ये सब क्या है? ये सब हमारा नोबल गैस है। क्यों? इसका क्या बोलते हैं? हमारा ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। लेकिन एक होता है हमारा हेलोजन ग्रुप। क्या होता है? हेलोजन ग्रुप होता है। क्लोरीन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, हमारा क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या है? ये सब हेलोजन ग्रुप में आते हैं। सब हेलोजन एटम बोलते हैं ये लोग को। क्लास 11th है, किसी ने साइंस लिया होगा तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही ये है हमारा, ठीक है। तो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सब क्या है? ये सब हमारा हेलोजन ग्रुप का हेलोजन एटम्स है, और हेलोजन ग्रुप में आते हैं ये लोग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हेलोजन परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? यानी जैसे ये क्या है, हवा में क्या है? हवा में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हवा में क्या है? तो हवा में क्या बोलते हैं? ये हमारा ऑक्सीजन है। हवा में क्या है? हवा में हमारा नाइट्रोजन है ना। चलिए, तो ये हमारा ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है हवा में। अब होता क्या है कि जैसे ही बिजली करकी, जैसे ही बिजली इस प्रकार से करकी, ठीक है, इस प्रकार से बिजली चमकी, तो ये बिजली चमकने के कारण क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में अभिक्रिया हो जाता है। क्या होता है? अभिक्रिया हो जाता है, और हमारा क्या बन जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। उसी प्रकार से सल्फर अगर रहेगा और ऑक्सीजन भी पाया जाएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि अगर नाइट्रोजन भी है हवा में और ऑक्सीजन भी है हवा में और बिजली चमक गई, उससे क्या होगा? ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या होगा? ये आपस में कंपाउंड बना लेगा, आपस में अभिक्रिया करके एक यौगिक बना लेगा। उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये बिजली चमकने के कारण होता है, बिजली चमकने के प्रभाव के कारण ये आपको स्थिति देखने के लिए मिलती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि संकट 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 अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का श्रावण, कौन सी ग्रंथि हम लोग को हेल्प करती है? बताइए। विच ग्लैंड सीक्रेट एड्रेनालाइन? देखो भाई, अब यहाँ पर क्या है ना, ये क्या बोलते हैं हिंदी में, तो उस हिंदी में मतलब उस पदार्थ का नाम ही नहीं लिखा है जो क्या बोलते हैं सीक्रेट करता है, इसलिए हिंदी वाला मत पढ़ना। बोल रहा है कि आप उस ग्रंथि का नाम बताइए जो क्या स्रावित करता है, क्या सीक्रेट करता है? एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन सीक्रेट करता है, एड्रेनालाइन हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। क्यों? एडवर्स सिचुएशन से, यानी क्या बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लरो और उरो, लरो और उरो है, ठीक है ना। ये हमारा एक हार्मोन का निक नेम है। हर किसी का निक नेम होगा, ठीक है, आपका घर का निक नेम होगा। उसी प्रकार से एड्रेनालाइन जो हार्मोन है जो हमारे शरीर में यहां पाया जाता है, इसका भी इसके घर के अंदर में, हमारे शरीर क्या है? घर है, तो घर के अंदर में इसका एक नाम है। क्या नाम है? लड़ो और उड़ो। तो ये लड़ता है और उड़ जाता है। कहने का मतलब ये है इसका एक्टिविटी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। तो हमें जब हमारी स्थिति खराब होती है शरीर के अंदर, तो प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने के लिए एड्रेनालाइन हार्मोन जो है किसके द्वारा सीक्रेट होता है? तो एड्रेनालाइन हार्मोन जो है एड्रेनलिन ग्रंथि से सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनालाइन हार्मोन सीक्रेट होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। और इसका निक नेम क्या है? लरो और उड़ो, लरो और उरो, ठीक है। एक सेशन है ना तुम लोग के लिए हार्मोन के लिए लाना पड़ेगा।
अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग कौन से होते हैं? ये कुछ ज्यादा डीपली है लेकिन फिर भी बस सुन लो, ठीक है। क्योंकि मादा एनोफिलीज जो है, मादा एनोफिलीज जो है ये किस बीमारी का ये मतलब वाहक बनती है? बताओ किस बीमारी का ये वाहक बनती है? तो मादा एनोफिलीज जो है ये हमारा, ठीक है, ये मलेरिया 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 का ये वाहक बनती है, मलेरिया, है ना। मलेरिया जो होता है इसी के कारण से एक जगह से दूसरी जगह ये फैलता है। तो आपसे बोल रहा है कि जो डंक मारती है ना, जो मतलब ये मादा एनोफिलीज जो क्या बोलते हैं, डंक मारती है, काटती है हमें, तो इसका जो आगे का जो रहता है जिससे वो डंक मारती है उसका नाम पूछ रहा है, ठीक है, उस अंग का नाम पूछ रहा है। तो वो अंग का नाम क्या है? मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है, ऑप्शन ए। लेकिन उतना काम का जरूरत नहीं है, बस इसको सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बताओ, परमाणु भट्टियों में हैवी वाटर का प्रयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है ना। मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई हैवी वाटर का फॉर्मूला पहले क्या होता है वो तो सुन लो, वो तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो। तो सिंपल वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, मैंने आपको बताया था। हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है और उसका जो दूसरा आइसोटोप जिसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। और इसको हम लोग दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? ये हमारा क्या बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट है ड्यूटेरियम का। इसको हम लोग डी से दिखाते हैं, यानी ड्यूटेरियम नामक हाइड्रोजन से जो वाटर बनेगा उसको H2 की जगह क्या बोलेंगे हम लोग? D2O बोलेंगे। ये हमारा हैवी वाटर है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर जो है मंदक के रूप में यूज होता है। अब मंदक क्या होता है? मंदक होता है भैया जो प्रोसेस है ना, नाभिकीय जो हमारा विखंडन है, इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम लोग मंदक का यूज करते हैं। कि अभी उतना मान लो कि क्या बोलते हैं, ये परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमें उतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए, तो हम लोग को रिएक्शन भी तो कम करवाना पड़ेगा, नाभिकीय विखंडन का स्पीड तो कम करना पड़ेगा ना। तो कम कैसे होगा? कम होगा मंदक के यूज करने से। मंदक कौन है? D2O, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? अभी हाल ही में मोदी जी क्या बोलते हैं, द्वारका गए थे, द्वारका, और जो असली द्वारका है, कृष्ण जी का द्वारका है, बहुत लोग क्वेश्चन उठाते हैं भाई सनातन धर्म में, ठीक है, कि कहाँ कृष्ण का द्वारका कहाँ है, रामायण वाला वो लंका वाला पुल कहाँ पर है, ठीक है। तो कृष्ण जी का द्वारका जो है ना, ये सच में द्वारका जो गुजरात में जो द्वारका है वहां पर समुद्र के नीचे में है। और वहां पर ऐसा मतलब व्यवस्था किया गया है कि आप जा सकते हैं डाइव लगा करके। तो वही जो है ना, गोताखोर जो डाइव मशीन लगाते हैं, सिलेंडर टाइप का पीछे लगाते हैं जिससे वो सांस ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो उस सिलेंडर में कौन सा गैस रहता है जिससे वो आसानी से सांस ले सकते हैं, ठीक है, वो गैस कौन सा रहता है? वो रहता है हीलियम और हमारा ऑक्सीजन। अब बोलोगे सर कि सांस लेने के लिए तो केवल ऑक्सीजन चाहिए, हीलियम क्यों गया? तो भाई देखो, तुम पानी के अंदर हो, तुम पानी के अंदर हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, दाब बढ़ गया है, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन घुलने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा ना। तो हम लोग सबसे हल्की गैस हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि सबसे हल्की गैस होने के कारण ऑक्सीजन जो है जल्दी से जल्दी हमें क्या बोलते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हम लोग यहाँ पर सही हो जाएगा। तो गोताखोर जो है जब भी डाइव लगाते हैं ना समुद्र के नीचे में, तो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं उस सिलेंडर में हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? मान लो कि हमें कुछ नहीं पता इसकी ये किसका मात्रक है, तो हमें ये तो पता है ना कि जूल किसका मात्रक है, बस वहीं से तो आंसर हो जाएगा, वहीं से आंसर हो जाएगा। देखो हम लोग को ये तो पता है कि जूल किसका मात्रक है। जूल किसका मात्रक है जी? तो जूल मात्रक है हमारा कार्य का, वर्क का। किसका मात्रक है? वर्क का मात्रक है, ठीक है। और हमारा जूल बटा क्या है? जूल बटा सेकेंड है। तो सेकेंड किसका मात्रक है? अब ये तो हर किसी बुद्धू लोग, हर किसी को पता होगा, जो नहीं पता है वो बुद्धू है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हमारा समय का मात्रक है। ये क्या है? ये समय का मात्रक है। तो आपसे बोल रहा है भाई क्या कोई फॉर्मूला तुम लोग को पता है जो कार्य बटा समय हो, कार्य बटा समय हो? तो आप बोलोगे हाँ, वो कौन सा फॉर्मूला है? वो है पावर का फॉर्मूला, वो है शक्ति का फॉर्मूला। इस प्रकार आंसर निकल गया। तो बस
घबराना नहीं है कि क्या दे दिया है नहीं दे दिया है। रट अब पक्का बहुत लोग इसको रट लोगे, इसको रट लोगे, जूल प्रति सेकंड शक्ति, जूल प्रति सेकंड शक्ति। भाई समझो ना कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, है ना। ये शक्ति का पावर का फॉर्मूला है, दोनों का यूनिट केवल लिख दिया गया है। कार्य का जूल और समय का सेकंड बटा में है तो जूल बटा सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा हमारा शक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं फेरेल, फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है, तापमान से, ऊर्जा से, गति से, या फिर हमारा डायरेक्शन से। तो फेरेल का जो नियम है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा ये डायरेक्शन से संबंधित है। किससे, हवा के डायरेक्शन से, हवा के दिशा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, फोबोस एंड डायोस ये किस ग्रह के उपग्रह है, बताइए किस ग्रह के उपग्रह है, और बहुत ही जाना माना ग्रह है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस पृथ्वी के आसपास ही घूम लीजिए आपको मिल जाएगा। मतलब वो इतना हिंट दे दिए, इतना हिंट दे दिए, ये तो होगा नहीं, ये तो बकवास है, कोई ग्रह का नाम है ही नहीं। फोबोस और डायोस जो है ये किस ग्रह के उपग्रह है, पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है जी, तो पृथ्वी का जो है चंद्रमा उपग्रह है ना। उसी प्रकार से फोबोस एंड डायोस जो है ये मंगल मार्स का उपग्रह है। किसका उपग्रह है, मंगल मार्स का उपग्रह है। ऑप्शन सी जो है हमारा यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंजेक्शन देते समय, देखो ये क्या, ये बस समझ लो, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जन किस विधि द्वारा तैयार होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जिसको डॉक्टर इंजेक्शन देता है उसको कैसा तैयार करता है। तो सिंपल सा है कि इंजेक्शन जो होता है वो हमारा इन्फ्यूजन, है ना, इन्फ्यूजन तरीके से होता है। सिंपल है, देखो मैं बता रहा हूं, इसका मतलब जो बताया वो नहीं है। अभी रुको, देखो इंजेक्शन तैयार कैसे होता है, कौन सा इंजेक्शन, ये है ना सिरिंज, ये सिरिंज जो हम लोग तैयार करते हैं उसको इंजेक्शन बोलते हैं। और उसको तैयार कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास बोतल में दवाई रहती है, बोतल में दवाई रहती है, और दूसरी जगह और क्या बोलते हैं, एक और बोतल से दवाई लेना पड़ता है। तो जो इंजेक्शन हमारा तैयार होता है वो हमारा इनफ्यूजन तरीके से तैयार होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ओवरव्यू कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग जब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आपने पढ़ा है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें 60 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग प्राकृतिक रबर को, ठीक है, सल्फर के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसी को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। तो सल्फर मतलब क्या होता है, हिंदी गंधक होता है, और ये रबर को हम लोग गर्म कर रहे हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, वल्कनाइजेशन, वल्कनीकरण, है ना हिंदी में, और इंग्लिश में वल्कनाइजेशन, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो गांधी जी स्टार्ट, गांधी जी आ गए हैं। अब जब आए तो लंबे समय तक ये रहेंगे क्योंकि छोड़ने वाले तो है नहीं। देखो गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था, बताओ कब दिया था। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। 1932 में गांधी जी ने, ठीक है, क्या किया था भाई, तो हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया था, हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया था 1932 में। ठीक है, और लेकिन ये स्थापना करने के बाद 2 साल के बाद गांधी जी बोले कि भाई अब क्या बोलते हैं, हम राजनीति से संन्यास लेते हैं, राजनीति जो है वो मेरे बस का अब नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था 1934 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 1934 को गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से ये बाहर निकल गए 1934 में, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब और किसने की थी। तो महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था, तो चंपारण आंदोलन के टाइम महात्मा की उपाधि, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दिया था। चंपारण सत्याग्रह के सफलतापूर्वक होने पर, चंपारण सत्याग्रह के सफलतापूर्वक होने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को, ठीक है, महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, महात्मा की उपाधि दी थी। ऑप्शन डी जो है हमारा यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि सभी तरह के शोषण का विरोध होना चाहिए। ये किसका कथन है,
कहने का है वो शोषण कैसा भी हो, आर्थिक शोषण हो, ठीक है, या कैसा भी शोषण हो, ठीक है, सभी तरह के शोषण का विरोध होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो भाई किसका होगा? महात्मा गांधी का होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि देखो शोषण किस प्रकार का भी हो, ठीक है, आपको उसके विरुद्ध आवाज उठाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सभी तरह के शोषण का विरोध होना ही चाहिए, ये महात्मा गांधी का कहना था। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। और किससे हुई थी वो कमेंट सेक्शन में तुम बताओ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? बताओ, सेवा धर्म इन्होंने कहां पर अपनाया था? कहां पर मतलब एडॉप्ट किया था? कहां पर एडॉप्ट किया था सेवा धर्म को, है ना। तो ये ब्रिटेन में किया था, पाकिस्तान में किया था, भारत में किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी पाकिस्तान, उस टाइम पाकिस्तान का निर्माण हुआ था जी? नहीं, जब जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, क्या गांधी जी क्या बोलते हैं, उसके जस्ट 1 साल के बाद गांधी जी चले गए, है ना। तो गांधी जी जो है सेवा धर्म कहां अपनाए थे, कहां पर एडॉप्ट किए थे? आपको ध्यान होगा कि 1893 में, कहां पर? 1893 में गांधी जी जो है ये कहां गए थे? अफ्रीका गए थे, है ना। और लौटे कब? 1915 में लौटे। तो इतने वर्ष जो क्या बोलते हैं अफ्रीका में रहे हैं, और वहां पर जो नस्ल भेदी जो वहां पर चीजें थी, ठीक है, उसके विरुद्ध उन्होंने कितना सत्याग्रह भी चलाया, कितने आश्रम का स्थापना भी किया, है ना। तो यहीं पर क्या बोलते हैं अफ्रीका में ही इन्होंने क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सेवा धर्म अपनाया था, सेवा धर्म एडॉप्ट किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सेवा धर्म को एडॉप्ट किया है, सीखा है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर कहा था? बताओ, किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर कहा था कि भैया ये जो है ये हमारे लिए मंदिर है, ये क्या है, ये हमारे लिए मंदिर है। तो गांधी जी ने किसको कहा था? या क्या सेल्सोन मंदिर को कहा था, यरोदा जेल को कहा था, अगरठला जेल को कहा था, अंडमान जेल को कहा था? तो गांधी जी जिस जेल में कैद थे उसी जेल को कहेंगे ना। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी किस जेल में कैद थे? तो गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में कैद थे, और उसे उन्होंने क्या बोलते हैं, मंदिर का संज्ञा दिया था। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा कि गांधी जी यरवदा जेल को, ठीक है, मंदिर कहा था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? बताओ। अभी अभी क्या है कि इसी में से एक क्वेश्चन हमने कर रखा है कि किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के रूप में कहा था, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ढंग से अपने शरीर को ढक नहीं सकता है, वो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया है, पूरे भारत में क्या बोलते हैं अपना प्रभाव छोड़ दिया है। ये किसने कहा था? ये कहा था विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1939 से 1945 के बीच में। चलिए ये कथन उनका था। यहाँ दूसरा कथन है, क्या कथन है? वन मैन बाउंड्री, ठीक है। तो दोनों कथन याद करना है। तो वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? क्या होता है मतलब वन मैन बाउंड्री का? वन मैन बाउंड्री का मतलब ये होता है कि खेल तो कोई और रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाउंड्री में हम ही अकेले खड़े हैं और सारा कैच हम पकड़ रहे हैं, यानी फील्डिंग तगड़ा है, बाउंड्री में हम खड़े हैं, है ना, पूरा बाउंड्री हम संभाल रहे हैं। तो वन मैन बाउंड्री ये क्या बोलते हैं किसके लिए यूज किया गया है? गांधी जी के लिए यूज किया गया है। और किसने कहा था? तो माउंटबेटन ने कहा था कि बहुत ही महान प्रभावशाली व्यक्ति है, और पूरा भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसमें ये वन मैन बाउंड्री की तरह काम किए हैं। इनका ये योगदान जो है बहुत ही अहम रोल है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। माउंटबेटन ने ऐसा कहा था। कौन था माउंटबेटन? तो माउंटबेटन जो है ये क्या बोलते हैं 1946 के मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, तो लेकिन वो तो क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग को, मतलब मुस्लिम लीग उसको नहीं माना था। तो लास्ट में वेवेल को हटा करके, वेवेल कौन था? उस टाइम का वायसराय था, तो वेवेल को हटा करके ये माउंटबेटन को भेजा गया कि तुम जाओ, तुम नया वायसराय बनो, तुम नया गवर्नर जनरल बनो, और तुम जाके क्या बोलते हैं विभाजन जो भी हो सकता है, किस प्रकार भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण हो सके वो तुम जाकर देखो। तो ये माउंटबेटन आया और 3 जून हमारा 1946 को क्या बोलते हैं ये अपना नया प्लान दिया, जिसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। उसके कारण से पाकिस्तान और बिहार का, सॉरी पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य पर नहीं ले जाते हैं। ये कथन किसका है बताइए? ये किस महात्मा का कथन है? ये गलत साधन जो है वो हमें सही दिशा में, सही उद्देश्य पर नहीं ले जा सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी कहे थे कि अगर हमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, अगर हमें
मतलब नील विद्रोह जो हो, नील किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको हम लोग को हटाना है, कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम लोग गलत रास्ता, गलत साधन हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम सही साधन, सही रास्ता यूज करेंगे, क्योंकि गलत साधन जो है हमें कभी भी सही उद्देश्य पर नहीं लेके जा सकता है। क्या हो जाएगा आंसर? महात्मा गांधी हो जाएगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी के अलावा और कोई कह सकता है क्या? महात्मा गांधी के अलावा और कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी देखो ना, महात्मा गांधी मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन में और होंगे मेरे ख्याल से। देखो, चलो, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? इसका आंसर बताओ कौन है? क्या चंद्रशेखर आजाद ने किया था? ये तो पहले ही मर गए थे, ये क्यों करेंगे? ठीक है, 1948 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये इस टाइम तो जीवित थे ही नहीं, ये तो पहले ही चले गए थे, ये भी पहले चले गए थे 1931 में। बचा कौन? नथुराम गोडसे। तो नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना? नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? किसने किया था वो तो हम लोग पढ़ लिए ना, नथुराम गोडसे। और कब हुई थी वो बताओ। चलो सुदर्शन कुमार, आपका स्वागत है। और लगातार एम बना हुआ है, अपना आंसर दे रहा है। गुलशन शेख गायब है। ठीक है, चलिए, गुलशन शेख अभी आंसर नहीं दे रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? बताओ। अभी अभी हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी को किसने मारा था, तो नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। हत्या किसने किया था? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है वो किसने किया था? वो सॉरी, कब किया था? ये 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने, 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, गोली चला करके। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये 30 जनवरी को हम लोग हर साल क्या बनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 30 जनवरी को जो है वो हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। गांधी जी की हत्या हुई थी उन्हीं की याद में, पुण्यतिथि की, उनकी पुण्यतिथि की याद में, है ना? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा महात्मा गांधी के अंतिम कथन क्या थे जब महात्मा गांधी को गोली मार दिया गया नथुराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को? तो ये अंतिम जो शब्द था इनके मुंह से क्या निकला? इनके मुंह से निकला है राम। क्या निकला? है राम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि हे राम उनके मुख से निकलने वाला अंतिम शब्द था, हे राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जब जब महात्मा गांधी को गोली चला दिया गया, गोली लग गया उनको, उनके शरीर पर गोली लग गया, नथुराम गोडसे ने गोली चला दी, तो महात्मा गांधी को आनंद फानंद में क्या बोलते हैं, अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल जब पहुंचाया गया तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू बाहर निकले हॉस्पिटल के बाहर और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। इन्होंने ऐसा संबोधित किया। तो ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्यों किया था? महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, गुलशन शेख वापस आ गई, क्या बात है? चलिए, मैसेज डिलीट है तुम्हारा गुलशन शेख। तो नीतीश कुमार सर नमस्ते, सीतामढ़ी से। हाँ हाँ नीतीश नमस्ते। हीरालाल कहाँ गया तुम्हारा? हीरालाल तो दिख ही नहीं रहा है। चलो गुलशन शेख आंसर दो, आंसर। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है सबसे पहला कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? यानी ऐसा रोबोट जो कंप्यूटर से नियंत्रित होता हो, ऐसा सबसे पहले कब बनाया गया था? तो बस इसको जान लीजिए, उतना क्या बोलते हैं आपको ये रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। 1960 में पहला रोबोट बनाया गया था जो किससे चलता हो? जो कंप्यूटर से संचालित होता हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप आंसर दीजिए नीतीश कुमार। हीरालाल तो एकदम गायब ही हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है ईमेल का पितामह हम लोग किसको बोलते हैं? हु इज द फादर ऑफ ईमेल? ईमेल को इजाद किसने किया था? अगर आपको बोलेगा भैया फेसबुक को इजाद किसने किया था, आप सिंपल बोलोगे मार्क जुकरबर्ग जो है उसने फेसबुक को बनाया था। उसी प्रकार से ईमेल के पिता कौन थे? तो ईमेल के जो पिता थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था रेमंड सैमुअल। क्या नाम था? रेमंड सैमुअल जो थे ये ईमेल को बनाए थे, ईमेल का निर्माण किए थे, ईमेल को डेवलप किए थे। ठीक है, इसको हम लोग ईमेल का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमेल का जनक बोलते हैं, पितामह बोलते हैं, रेमंड सैमुअल। चलिए ऑप्शन बी,
अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तराखंड से गुजरती है, हाँ गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, हाँ। बिहार से, हाँ हाँ बिहार से तो गुजरती ही है, ठीक है। बिहार के बाद बताओ कौन सा राज्य से गुजरती है? बिहार के बाद, तो बिहार के बाद हमारा वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है, ये क्या बोलते हैं, गंगा नदी। तो कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि गंगा नदी जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? जो बिहार का होगा वो इसका आंसर दे देगा। बिहार का शोक जो है वो किस नदी को बोलते हैं? बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? तो अगर बंगाल का शोक पूछे, अगर बंगाल का शोक अगर पूछे तो कौन सी नदी है? वो है दामोदर। कौन सी है? दामोदर। लगातार अपना ये दिशा चेंज कर देती है। उसी प्रकार से बिहार की नदी कोसी है जो लगातार अपना दिशा चेंज करती है, बहुत ही भयावह रूप से ये बहती भी है, बहुत ही भयावह रूप से ये बहती भी है। तो कोसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। इस प्रकार से आपने बिहार का शोक भी पढ़ लिया और हमारा क्या बोलते हैं बंगाल का शोक भी पढ़ लिया, और अपना भी शोक होगा तुम्हारा, हमको पता है तुम भी दुखी हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने से। उस दुख को छुपा के रखो, ठीक है। वो दुख अभी काम का नहीं है, ठीक है, अभी पढ़ाई काम का है, इसलिए पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है? अगर आप इस हेमिस वर्ड सोच रहे हैं तो ये क्या है? पुराना नाम है। न्यू नेम क्या है? न्यू नेम है जिम कॉर्बेट। क्या नाम है जी? न्यू नेम क्या है? न्यू नेम है हमारा, एक मिनट, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ना, हाँ। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या बोलते हैं, कहां पर है? ये हमारा है लद्दाख जम्मू कश्मीर में। कहां पर है जी? जम्मू कश्मीर में, है ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर में ये आपको देखने को मिलेगा। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क जो है ये आपको लद्दाख जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कल के किसी क्वेश्चन के ऑप्शन, सॉरी हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना कल हम लोग का ज्योग्राफी का रैपिड रिवीजन सीरीज चलाया जाता है, और इस सेशन के जस्ट 15 मिनट के बाद ज्योग्राफी का रैपिड रिवीजन सीरीज चलेगा, और बहुत सारे चैप्टर्स को हमने अच्छी तरीके से कवर किया है। और इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पर ही चर्चा करते हैं, जो पॉइंट एग्जाम में आ चुका है। तो जिन स्टूडेंट को, ठीक है, दिक्कत होगी, ठीक है, ज्योग्राफी सेक्शन में नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा घंटा का टाइम दीजिए, आपका वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, याद भी होगा और कंप्लीट भी होगा, 2 in 1 वाला काम होगा जी, ठीक है। क्यों? आपको अच्छे तरीके से उसमें हम याद करवा ही देंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो उसमें जो जो एग्जाम में पॉइंट आ चुका है हम लोग उसी को डिस्कस किए हैं, और आने की जो संभावना है उसी को हम लोग डिस्कस किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, समय कम है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। जिनको दिक्कत हो रहा है आप ज्योग्राफी का रैपिड रिवीजन सीरीज जाकर देख लीजिए, और उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ था जब हम लोग क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान जब पढ़ा रहे थे 2 दिन पहले। जैव विविधता नामक एक चैप्टर होगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिएगा, ठीक है। तो वहां पर जैव विविधता नामक एक चैप्टर है, उसमें राष्ट्रीय उद्यान के केस में जब हम लोग पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें हमने पढ़ाया था कि अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पाया जाता है। तो ये कहां पर मिलता है? ये हमारा अंडमान निकोबार में मिलता है। देखो हम पढ़ाए थे, और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आपको वो क्वेश्चन दिख भी गया, इसलिए आप जाके उसको देखिए। उसको मतलब ये मत लीजिए कि हाँ भाई स्टार्ट कर दिया है कुछ होगा, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें बताया गया है, आप देखो तो जाकर कम से कम एक बार, ठीक है। आप क्या बोलते, कल हमने क्या डिस्कस किया है? कल हमने डिस्कस किया है एक डिस्कस किया, हाँ, घास स्थल, और हम लोग डिस्कस किए मरुस्थल। जाके देखो, जो जो मरुस्थल क्या बोलते हैं उसमें पढ़ोगे, जो जो घास स्थल उसमें तुम पढ़ोगे, सारा एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में तुम जाके देखो तो कम से कम। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के किस राज्य में, है ना। चलिए मुकेश विश्वकर्मा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है, ठीक है, लगातार बने रहिए और आंसर देना है ना। मुकेश शर्मा जी, भारत के किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? भारत के किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य जो है ये स्थित है? अब चूंकि गहीरमाथा आ गया ना, गहीरमाथा आ गया, तो मैंने अभी अभी को बताया था ज्योग्राफी का जो रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें ये सब कवर किया जा चुका है, और वहां पर गहीरमाथा हो गया, वहां पर सिमलीपाल हो गया, वहां पर क्या बोलते हैं आपका उड़ीसा में
पांच क्या बोलते हैं चीजें पाई जाती है, पांच पाया जाता है, उस हमने डिस्कस किया हुआ था, गहीर माथा, सिमलीपाल, ये सब है ना। तो गहीर माथा समुद्री अभयारण्य है या नहीं है हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन उड़ीसा में क्या है, चार पांच अभयारण्य आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे बिहार में क्या है, भीमबांध अभयारण्य, बिहार में क्या है, गौतम बुद्ध अभयारण्य, है ना। उसी प्रकार से उड़ीसा में चार पांच अभयारण्य है। और हमें उतना मतलब नहीं है, हमें गहीर माथा से मतलब है। किससे मतलब है, गहीर माथा से मतलब है। और जैसे ही गहीर माथा आया आपके माइंड में उड़ीसा आएगा। क्या आएगा, उड़ीसा आएगा। बस ऐसे ही तरीके से आपको वहां पर हम पढ़ाए हैं ज्योग्राफी, आप जाकर देखिए उसको, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, 139, भारत के किस राज्य में, अरे ये फिर से क्वेश्चन आ गया क्या। अगला क्वेश्चन क्या है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है कहां स्थित है। अगर घाट प्रभा पूछे, भद्रा पूछे, तो घाट प्रभा पूछेगा तो भैया कर्नाटक होगा, भद्रा पूछेगा ये भी कर्नाटक होगा, क्योंकि भद्रा जो है, ये जो नाम है, जो वर्ड है, वो आपको क्या बोलते हैं, कर्नाटक रिकॉल हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगा। तो भद्रा हो, घाट प्रभा हो, ठीक है, वो सब कहाँ है, कर्नाटक में, है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि घाट प्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। उसी प्रकार हमने ज्योग्राफी का रैपिड रिविजन सीरीज जो क्लास चलता है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सा क्या बोलते हैं नेशनल पार्क पाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, बांदीपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, है ना। ये सब पढ़ चुके हैं भाई, जाके देखो यहाँ पर। ठीक है, चलिए कर्नाटक आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि फूलों की घाटी, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर स्थित है भाई। फूलों की घाटी के नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो आपका क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में स्थित है। कहां स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि फूलों की घाटी के नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आप लोग को क्या बोलते हैं, ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है बोल रहा है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, बनारसी दास है, वाल्मीकि है, अब्दुल कलाम है, या कल्हण है, बताइए। तो भाई राज तरंगिणी के लेखक जो है कौन है, बताओ। तो राज तरंगिणी के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है कल्हण। क्या नाम है, कल्हण। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बताओ वाल्मीकि साहब क्या लिखे, रामायण लिखे हैं या फिर महाभारत लिखे हैं, बताओ क्या लिखे हैं जी। ठीक है, वाल्मीकि या रामायण। नीतीश कुमार बताओ सीतामढ़ी से। नीतीश कुमार तुम सीतामढ़ी से हो, अगर तुम नहीं बताओगे ना तो फिर तुम कमेंट कभी लिखोगे नहीं कि हम सीतामढ़ी से हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को हम लोग मानते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कितने वेद है जी, चार वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और हमारा क्या है, एक हमारा है ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हर वेद जो है हर चीज के लिए फेमस है। तो आप संगीत पूछ रहे हैं ना, हाँ संगीत पूछ रहा है, तो संगीत जो है वो आपको किस वेद में मिलेगा, तो आपको साम वेद में। किस वेद में, स से संगीत और स से सामवेद, यहां पर आपको संगीत मिलेगा। संगीत की सारी रचनाएं का सारी क्या बोलते हैं वो जो भी होता है, ठीक है, हम संगीत में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है। तो संगीत का जो सारा चीज है वो आपको किस वेद में, तो साम वेद में आपको इसमें मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि साम वेद में आपको संगीत का सारा चीज, संगीत का जनक जो है वो सामवेद है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है संस्कृत भाषा का जनक, देखो है ना। अब भाई अब महात्मा गांधी से छुटकारा मिला तो अब देखो वेद पकड़ लिया हम लोग को, है ना। तो क्या करना है, इसका आंसर देना है और आगे बढ़ना है लगातार। अभी देखो एक दो और वेद का क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छी बात है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या है, वेद से सामान्यतः आपको मतलब हमेशा हर जगह देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है वेद से। संस्कृत भाषा का जनक जो है किस वेद को मानते हैं, तो संस्कृत भाषा का जो जनक है ना, हम लोग ऋग्वेद को मानते हैं। किसको, ऋग्वेद को मानते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और सबसे पुराना वेद और पहला वेद जो है वो ऋग्वेद ही है। और संस्कृत का जितना भी कुछ कुछ श्लोक वगैरह है, जो हमारा काव्य वगैरह है, वो आपको ऋग्वेद में आपको मिलेगा, है ना। तो संस्कृत भाषा का जो जनक है वो ऋग्वेद को हम लोग मानते हैं। ऋग्वेद संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
सबसे प्राचीनतम वेद, देखो जो पॉइंट हम 2 बार बोल चुके हैं वो क्वेश्चन के रूप में अगर दिख जाए तो तुम लोग तो क्या बोलोगे, वाह 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 बड़ा मजा आ गया, है ना। तो सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, इसका आंसर बोलेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग 2 बार बोल चुके हैं, ऋग्वेद, है ना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसलिए आपको बोलता हूँ कि बीच बीच में जो भी हम कहते हैं ना, वो यूं ही क्या बोलते हैं, टाइम पास के लिए नहीं कहते हैं, कहीं देखे हुए हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग पढ़ रहे हो तो इसका सेकेंड, हर डायमेंशन से आपका एक क्वेश्चन, एक पॉइंट अगर आपके पास आया, एक टॉपिक आपके पास आया है तो उसको टॉपिक से कितने डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हर डायमेंशन का चर्चा करना मेरा ये जिम्मेदारी है, फर्ज है, तभी तो हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं आप लोग के सामने क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वेद मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, ठीक है। वेद से हम लोग को साइंस तो मिलता नहीं है, पौष तो मिलता नहीं है, संगीत तो मिलता नहीं है, ज्ञान मिलता है, और संगीत का जो जानकारी है, संगीत का जो जनक है वो सामवेद है ना। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा कि वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान, नॉलेज। भारत में वेदों की संख्या कितनी है, अब लो इसका भी कोई क्या बोलते हैं कोई आंसर होगा, क्यों, क्योंकि इसका आंसर तो हम लोग शुरुआत में दे चुके हैं ना। वेद कितने, 4 है, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, अथर्ववेद, और हमारा कौन सा, ऋग्वेद। तो टोटल 4 वेद आपको देखने के लिए मिलता है, लिख ही देते हैं ना, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, कुछ कुछ महान आत्मा पाया जाता है। अथर्ववेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद। चलिए आपने ये तो पढ़ लिया, ये संस्कृत भाषा का जनक है, ये हमारा संगीत का जनक है, ये हमारा क्या है, ये चिकित्सा संबंधी चीजों से ये संबंधित है, ये क्या है, यज्ञ, यज्ञ हो गया, कर्म कांड हो गया, ये सारे चीज से संबंधित कौन सा वेद है, यजुर्वेद है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था, बताइए। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को स्वीकार किया था। बहुत लोग क्या है कि बौद्ध धर्म और क्या बोलते हैं जैन धर्म के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सच में क्या बोलते हैं, किसको किया था किसको नहीं किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात हो, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात हो तो इसने अपने अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था, तो अपने अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। किस धर्म को, जैन धर्म को स्वीकार किया था, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था, ऑप्शन ए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जा रही है, जो मौर्य वंश को संस्थापित किया था, स्थापित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि मौर्य वंश का प्रचलित बोल रहा है मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी वो क्या थी, रुपया थी, डॉलर थी, डायमंड थी, या फिर पन थी, बताइए। तो मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, रुपया तो नहीं बोलेंगे क्योंकि रुपया जो है वो हमारा दिल्ली सल्तनत का शासक शेर शाह सूरी ने चलाया था, उसको हम लोग रुपया बोलते हैं, है ना। डायमंड तो कोई हमारा करेंसी तो है ही नहीं। डॉलर उस टाइम कहाँ चलेगा भाई, वो तो ये तो यूएसए का ये तो यूएसए का करेंसी है, ठीक है। तो मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पन्ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पन्ने बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। जब भी पन्ने आए, जब भी पन्ने आए तो आपका मतलब क्या होगा, आपका मतलब होगा कि भैया ये एक मुद्रा है, और ये मुद्रा जो है किसके शासन में चला गया था, ये मुद्रा जो है ये हमारा मौर्य वंश के शासन में चलाया गया है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। देखो बिंबिसार आ गया, बिंदुसार और बिंबिसार के बीच में भाई बहुत कंफ्यूज होता है, क्या होता है, बिंदुसार और बिंबिसार के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बिंबिसार ये था हर्यक वंश का, किस वंश का था, ये हमारा हर्यक वंश का था, और बिंदुसार जो है, बिंदुसार ये हमारा मौर्य वंश का था। बिंदुसार जो है ये हमारा मौर्य वंश का था, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है ना। ये हमारा मौर्य वंश का था, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो बिंबिसार जो है एक ये हमारा हर्यक वंश का था। बिंबिसार एक किस धर्म का अनुयायी था, ये हमारा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इसी का जो बेटा था उसी के कार्यकाल में बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी। ध्यान दीजिएगा। सभा परवीन गुलशन शेख आ गई है, अच्छी बात है, ठीक है। और एक कौन है,
महजबी खातून। चलिए, आपका स्वागत है। आप शायद एक बार और आए थे हमारे प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं किए। ठीक है सब, चलिए आंसर दो। बिहार से कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, बिहार से तो हो ही। हाँ, सब बिहार से। ये एम जो है ना, ये एम को सब अपना एड्रेस दे दो जी। ये जो है बस ही करता है। ठीक है, ये एम जो है बस ही करेगा, है ना। चलिए, क्या है? मनीष कुमार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आ, स्वागत है आपका मनीष कुमार जी। दो गर्ल्स लोग मिल गई है। अब कौन कहाँ से नहीं है ये सब आंसर दीजिए, आंसर। बिंबिसार जो है किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था? बताओ, कौन सा फसल का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किया था? चलो, इसका आंसर बताओ, तभी आगे बढ़ेंगे। सवा परवीन, आंसर बता रही हो तुम? 80 का बाजरा। कोई गेहूं बोल रहा है। मनीष कुमार गेहूं है, एम गेहूं है। बताओ जी, जल्दी बताओ। मतलब ऑप्शन के अनुसार से सबसे पहले किसका क्या बोलते हैं उत्पादन किया? ऑप्शन के अनुसार से, ऑप्शन के अनुसार से सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किसका उत्पादन किया है? गुलशन शेख। चलिए, ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा कि गेहूं का उत्पादन जो है सिंधु घाटी सभ्यता ने सबसे पहले किया है, इस यहाँ के ऑप्शन के अनुसार से। ठीक है, मिलेट वगैरह बाद में हुआ है, पहले गेहूं चावल ही हुआ था, उसके पहले जौ हुआ था, जौ। जौ, ठीक है, जौ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कांस से बनी नतर्की की मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुई है? जो क्या बोलते हैं, नहीं डांस करते हुए ऐसे एकदम एकदम ऐसे करके डांस करते हुए, क्या बोलते हैं, एक मूर्ति मिला है आप लोग को। ठीक है, कांसा का बना हुआ मूर्ति है। वो कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला, सॉरी, हड़प्पा से मिला है, कलिबंगा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, या फिर क्या बोलते हैं लोथल से मिला है? कहां से मिला है बताओ। तो ये जो है सर, नेम बता दीजिए ना। एम जी। ओ आप नेम, एम तो ना, नाम बता दो। दारो, दारो कौन सा नाम है भाई? ठीक है, चलो बताइए, कांस से बनी नतर्की की मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। कांस से जो मूर्ति प्राप्त हुई, कांस से बनी हुई जो नतर्की प्राप्त हुई है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? क्या ग्रेट बाथ था, ग्रेनरी था, कोई ग्रह था, कोई हाउस था, या फिर हमारा मोहनजोदड़ो नगर पालिका जो है वो सबसे बड़ी थी? बताइए, इसका आंसर बताओ। हमारा महजबी खातून, कहाँ है तुम? महजबी खातून। ग्रेनरी। एम तुम गलत हो। ग्रेनरी कहां से आ गया जी? ठीक है, गलत है, गलत है। चलो, ये डी कौन दे रहा है? डी, उस महान आत्मा को सलाम। सवा परवीन ए। अरे गुलशन शेख, तुम गलत कैसे दे रही हो? तुम तो डी दे रही हो अफसोस। बद्रीनाथ कुमार बी। अरे बद्रीनाथ जी, गुलशन शेख, हाँ हाँ सब समझ रहे हैं गुलशन शेख। आंसर देखो। अरे भाई नहीं पढ़े हो? सबसे बड़ा कौन सा भवन मिला है? सबसे बड़ा स्नानागार नहीं मिला है, स्नानागार। सबसे बड़ा स्नानागार नहीं मिला है, स्नानागार आयताकार मिला था। नहीं पढ़े हो तुम? आयताकार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में ही तो मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा कि सबसे बड़ा क्या है जी? स्नानागार मिला है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? मौर्य वंश के तत्काल, मौर्य वंश के तत्काल भी है। अच्छा ठीक है, चलो उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया था? बताइए। मौर्य वंश के बाद किसने आया था? नंद वंश के बाद, नंद वंश के बाद, नंद वंश के बाद कौन आया था? तो नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। कौन आया था? मौर्य वंश आया था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था धनानंद। कौन था? धनानंद। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि मौर्य वंश का फिर कौन आया है? तो मौर्य वंश के बाद आया है शुंग वंश। कौन आया है? शुंग वंश आया है ना। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर से हो जाएगा कि भैया मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया है।
ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली सबसे पहली महिला जो है वो कौन सी है? कैरोलिन मिकलसन है, एनी डेडमैन है, रोजलिन फ्रैंकलिन है, या फिर मैरी क्यूरी है? मैरी क्यूरी तो होगी नहीं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट है। ये क्या है? ये एक साइंटिस्ट है ना। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली जो पहली महिला है उसका नाम है कैरोलिन मिकलसन। क्या नाम है? कैरोलिन मिकलसन जो है इसका नाम है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ना हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि अंतरिक्ष पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है, आपसे बोल रहा है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अलान शेपर्ड, यूरी गागरिन, वेलेंटिना टेरेस्कोवा या गरी लिखटमैन? ठीक है, बताओ कौन सा है इसमें? इसमें क्या बोलते हैं, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। यूरी गागरिन है या फिर वेलेंटिना टेरेस्कोवा है? ये हमारा यूरी गागरिन नहीं, वेलेंटिना टेरेस्कोवा जो है वो हमारा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये जो था ये हमारा, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था वेलेंटिना। इसे यूरी गागरिन होगा मेरे ख्याल से। इसमें एक आपको देख के बता देंगे, यूरी गागरिन है या फिर यही दोनों में से एक है, यूरी गागरिन या फिर क्या बोलते हैं वेलेंटिना टेरेस्कोवा। मेरे ख्याल से यूरी गागरिन ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल, ठीक है, फर्स्ट स्पेस शटल सेंट इनटू द स्पेस, स्पेस में पहला अंतरिक्ष शटल जो गया था उसका नाम क्या था? अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल उसका नाम क्या था? चैलेंजर नाम था, या कोलंबिया नाम था, अटलांटिस नाम था, या फिर एंटरप्राइज नाम था? बताइए। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जो शटल था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमारा कोलंबिया। क्या नाम था? कोलंबिया। कोलंबिया के नाम से पहला शटल अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश कौन सा है? बताओ, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश कौन सा है? क्या ग्रीस है, ईरान है, फिर से ग्रीस आ गया है, फिर भारत आ गया है? ठीक है, आंसर क्या है? आंसर हमारा ग्रीस ही है। कोई बात नहीं है, ऑप्शन हमारा मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो यूनान यानी ग्रीस जो है ये हमारा पहला देश है जिसने क्या बोलते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को क्या किया था? होस्ट किया था, आयोजन करवाया था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो इसमें भी क्या है, दो गो आ गया है ऑप्शन, कोई बात नहीं है, आंसर हमारा यही होगा। इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी मार्गरेट थैचर। कौन थी? मार्गरेट थैचर जो है ये हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा और इसको काट दो। ठीक है, तो मार्गरेट थैचर जो है ये हमारा पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अभी कौन है? अभी है ऋषि सुनक। अभी कौन है? अभी है हमारा ऋषि सुनक। आपसे पूछेगा कि बताओ भैया, ठीक है, ये जब क्या बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम जो है ये हमारा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों लोग को। यहाँ पर जो है ना हम लोग को मतलब आप लोग को जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको काफी दिक्कत होता है कि इनका जो कार्यकाल है ये हमारा 1939 से लेकर 1900 हमारा 45 तक ये कार्यकाल है विंस्टन चर्चिल का एज ए प्रधानमंत्री ऑफ, ठीक है, इंग्लैंड। और इसके बाद कौन आया था? तो 1945 से 1900 आपका क्या बोलते हैं जब 1945 के बाद जब तक रहे मुझे याद नहीं है उतना, काम भी किया है हम लोग को उतना। ठीक है, तो 1945 के बाद कौन आया था? तो क्लीमेंट एटली आया था। तो आपसे सिंपल सा पूछेगा कि भैया बताओ आजादी के वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? तो विंस्टन चर्चिल और क्लीमेंट एटली में आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। तो गुलशन शेख तुम उर्दू में क्या लिखती हो यार? ठीक है, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है,
हमको तो कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। चलो कोई हिंदी में लिख दो ना, हिंदी में लिख दो, समझ में आ जाएगा। क्या ही कहा जाए, ऐसे 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 करके क्या लिख दिए हो तुम, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आजादी जब मिला है तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था। उस टाइम क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री थे। और 1945 के पहले, ठीक है, जब क्रिप्स मिशन आया, जब हमारा क्या बोलते हैं 1940 में अगस्त ऑफर आया इस तो उस टाइम क्या बोलते हैं कौन था प्रधानमंत्री, उस टाइम था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। ये चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। यहाँ पर प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात नहीं की जा रही है। महिला प्रधानमंत्री जो हम लोग थेचर तो पढ़ लिए ना, लेकिन इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, दो को ऑप्शन दे ही दिया है, ठीक है, एक ऑप्शन लगा दो बस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, आ गया मिस्टेक से, इसको सुधार लिया जाएगा। रॉबर्ट बालपोल जो है ये इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। और गुलशन जी आपका एग्जाम कब है। हाँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है ना, बता दीजिए ना। नहीं आप अपना एम जी सवा प्रवीण, तुम तो एम के पीछे लग पड़ी हो, ठीक है, नाम तुमको जानना है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ नहीं आया, तुम जो उर्दू में लिखी हो समझ नहीं आया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल दो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेशन को एंड करते हैं हम लोग। और सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। जो शुरू से देख रहे हैं, जो बीच में है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लेटफॉर्म से जुड़े, लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ये सेशन नोटिफाई के रूप में हमेशा मिल जाए। और क्या ही कहेंगे, अगर अच्छा लगा है तो, ठीक है, जो असल बात तो है नहीं आपके लिए, है ना। तो आपको क्या बोलते हैं, लगातार जीके जीएस का मॉर्निंग सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आंसर केवल नहीं, कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा। और आपको रिकॉल करवाया जाएगा प्रीवियस सेक्शन का, कि हाँ भाई देखो वहां पर ये पढ़े थे, वहां पर ये पॉइंट हमने सीखा था। इस तरीके से आपको यहाँ पर रिकॉल करवाया जाता है। तो जो नए आए हैं उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और देखो लास्ट में कौन आ गया जी, लास्ट में आया हमारा विनोद बाबू, है ना। पंचायत 3 सीजन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, आया होगा मेरे ख्याल से, विनोद ही है ना, ये नहीं आया, सभा पर भी है ना। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग का ज्योग्राफी सेक्शन आएगा, आप लोग आके देखिए उसे, आप बोलो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, ठीक है।